हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज हमने अभी तक सीख लिया था कि जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगा रही है, जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगा रही है अपने शेयर्स के, जैसे कि एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, थर्ड कॉल पे, ऐसे पैसे मंगा रही है वो, उसमें भी अपन ने सीखा था कि कंपनी को शेयर इशू करने होते हैं 10,000 और एप्लीकेशन आती है पूरे 10,000 के लिए। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बिल्कुल सिंपल सा अपन ने सीख लिया था। अगर कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करना चाहती है और उसके पास 9,000 शेयर्स को खरीदने के लिए एप्लीकेशन साइज, तो भी अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया था। कंपनी को 10,000 शेयर्स इशू करने और कंपनी के पास एप्लीकेशन आए 10,000 से ज़्यादा, जिसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, वैसे भी अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। लेकिन सुनना ध्यान से, जब कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उस केस में कंपनी क्या करती है, जो एप्लीकेशंस ढंग से फिलअप नहीं हुई या जिसने अप्लाई ढंग से नहीं किया, उनको वो रिजेक्ट कर देती है, उनके पैसे वो रिफ़ंड कर देती है। और कंपनी चाहे तो कुछ पैसों को आगे यूटिलाइज कर सकती है, जैसे अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे, जिसको हम लोग कॉल एंड एडवांस बोलते हैं। और उसके अपन ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी देखे थे। अब हमारे सामने मेन प्रॉब्लम आती है कि सर जब कंपनी पैसे मांग रही हो, जैसे कि अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के, सेकंड कॉल के, और कुछ शेयर होल्डर्स हमें पैसे सेंड नहीं कर पाते या फिर वो हमें टाइम पे पैसे नहीं दे पाते, तो उस केस में उनका रह जाएगा कॉल्स इन एरियर। उनका क्या रह जाएगा? कॉल्स इन एरियर। तो उस केस में क्या जर्नल एंट्रीज होगी? तो ये एक सिंपल सा टॉपिक बच गया अपना, जिसको हम आगे की क्लास में देखेंगे। आज हम एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ध्यान से सुनना। हमने हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कंप्लीट कर लिया था। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कंपनी क्या कर रही है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों को एक साथ इशू कर रही है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स को दोनों को एक साथ इशू कर रही है। तो वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। उससे पहले अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर रहा हूँ। हम आज ये देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। गजेंद्र लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच टू पब्लिक। पर शेयर अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। हर एक शेयर पे अमाउंट कैसे पेबल होगा? एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ध्यान से सुनना, लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है। एप्लीकेशन पे 3 रुपये मंगाएंगे और अलॉटमेंट पे 4 रुपये। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। एंड बैलेंस, और बैलेंस कितना बचा? शेयर कितने का है? शेयर है 10 रुपीज़ का। 3 ऑन एप्लीकेशन एंड द 4 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट। 4 और 3 7, 7 रुपीज़ हो गए। अभी 3 रुपये और बाकी है। 3 रुपये है और बाकी है, जो कि हम फर्स्ट कॉल पे मंगाएंगे। 3 रुपये हम मंगाएंगे फर्स्ट कॉल पे, बिल्कुल सही। लेकिन आगे ये क्या लिख रहा है, एज एंड व्हेन। जैसे ही हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो जब भी ये रिक्वायर्ड वर्ड दिख जाए ना, रिक्वायर्ड, इसका मतलब हमें अभी फर्स्ट कॉल नहीं करना। जब भी ये रिक्वायर्ड वर्ड दिख जाए ना, इसको अंडरलाइन कर लेना। जब भी रिक्वायर्ड लिखा हो तो हमें मतलब कि आगे के पैसे मंगाने नहीं है अभी। जब भी रिक्वायरमेंट होगी तब मंगाएंगे। अभी हम केवल अलॉटमेंट तक क्वेश्चन को करेंगे। कहाँ तक करेंगे? सिर्फ अलॉटमेंट तक। उसके बाद एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने रिसीव हुई? 50,000 शेयर्स के लिए। नो शेयर वाज अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स। हमने 10,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन है उनको शेयर दिया ही नहीं, तो इनको हमें रिफंड करना पड़ेगा। देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, उनको कर दिया रिफंड। शेयर वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। अब जो हमारे पास रिमेनिंग एप्लीकेंट्स है ना, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कितने हैं? 50,000 में से हमने 10,000 को तो रिफंड कर दिया, 40,000 हमारे पास रिमेनिंग एप्लीकेंट्स है। उन रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को हम लोग 30,000 शेयर्स देंगे। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या होता है सर, ऐसे कैसे दे सकते हैं हम? देखो, सबसे पहले हमारे पास 50,000 एप्लीकेशंस आई थी और हमें शेयर इशू करने केवल 30,000। शेयर कितने इशू करने? ओनली 30,000 शेयर्स वी कैन इशू इन मार्केट और टू द पब्लिक। जिसमें से 10,000, ये जो 50,000 है, इसमें से 10,000 जो एप्लीकेंट्स थे, एप्लीकेशंस थी, वो हमने रिजेक्ट कर दी। कुछ भी रीज़न हो सकता है। और अभी हमारे पास बचे 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस। अब हमें 40,000 एप्लीकेशंस को 30,000 शेयर्स देने हैं। इसका मतलब जिसने 40,000 शेयर्स मांगे उनको कितने शेयर देंगे? 30,000 शेयर्स। इसका मतलब जिसने 4 शेयर मांगे उनको 3 शेयर्स देंगे। जिसने 8 मांगी उसको 6 शेयर्स देंगे। जिसने 40 शेयर्स मांगे उसको 30 देंगे। जिसने 80 मांगी उसको 60 देंगे।
इस तरह से इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, इसको बोलते हैं प्रपोर्शनेट, हिंदी में बोलते हैं अनुपातिक। जो इतने मांग रहा है उसको हम लोग उसके रेशियो में देंगे। जैसे कोई 40,000 मांग रहा है उसको 30,000 देंगे, जो 40 शेयर्स मांग रहे हैं उसको केवल 30 शेयर्स देंगे, ठीक है। और इनका जो एडवांस पड़ा होगा उसको आगे यूटिलाइज कर लेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जब करवाऊंगा तो समझ में आ गया बहुत अच्छे से। आगे सुनना। शेयर वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस, प्रपोर्शनेट प्रो राटा बेसिस अलॉट करेंगे। अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड इन ड्यू टाइम। ये तो थी सारी एप्लीकेशन। इसके बाद अब बात आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट मनी जैसे ही ड्यू हुई एट द सेम टाइम वो रिसीव हो गई। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर अबाउट ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बाद में सीखेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमारी प्रीवियस लेक्चर्स में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 हम अभी करेंगे और अभी हम सीख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा था कि हमें 30,000 शेयर्स इशू करने हैं। कितने शेयर्स इशू करने हैं? 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच, जिसमें से हम एप्लीकेशन पे मंगाएंगे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे मंगाएंगे 4 रुपये और फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है, लेकिन वो हमें अभी कुछ भी नहीं करना। एट द टाइम व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड, तो उस टाइम पे हम उसको मंगवा लेंगे जब भी रिक्वायरमेंट होगा। अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एप्लीकेशन आई 50,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन कितनी है? 50,000, जिसमें से हमें 10,000 को रिफंड करना है। याद रखना ये बात, रिफंड कर देना है। देखो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसे क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन में पैसे आएंगे, बैंक में लोगों ने पैसे डिपॉजिट करवा दिए, तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक की एंट्री होगी। अब बताओ बैंक में 30,000 शेयर्स के हिसाब से पैसे आएंगे या 50,000 के हिसाब से? सबसे पहले 50,000 शेयर्स के हिसाब से पैसे आएंगे। 50,000 मल्टीप्लाई 3 तो 1,50,000, 1,50,000 रुपये हमारे पास बैंक में आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 1,50,000 रुपये, जिसमें से हम कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे? केवल 30,000 के हिसाब से। 30,000 मल्टीप्लाई 3 तो 90,000 रुपीज़ विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। ये हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अभी भी हमारे पास एक्सेस मनी पड़ी है। 150 में से 60,000 लेस करेंगे तो 60,000 रुपये। 150 में से 90,000 लेस करेंगे तो 60,000, 60,000 रुपीज़ हमारे पास एक्सेस पड़े हैं, जिसमें से 60,000 हमारे पास एक्सेस पड़े हैं, जिसमें से अभी हमें इन 10,000 को रिफंड करना है। तो रिफंड कर दूंगा मैं, रिफंड कर दूंगा। 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 3 रुपीज़ तो 30,000 रुपीज़ हो जाएंगे रिफंड। अभी भी मेरे पास 30,000 रुपीज़ एक्सेस पड़े हैं और ये 30,000 रुपीज़ मैं यूटिलाइज कर लूँगा आगे, क्योंकि देखो 50,000 थे जिसमें से 10,000 को अपन ने रिफंड कर दिया। 40,000 एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स के लिए हमने केवल 30,000 शेयर्स दिए, तो जिसने 4 मांगी उसको केवल 3 शेयर दिए। तो देखो इसका 1 शेयर का रुपया एडवांस पड़ा है ना, उसको हम आगे यूटिलाइज कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास टोटल 30,000 रुपीज़ एडवांस पड़े, इसको हम अलॉटमेंट पे यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से लिखो ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे दे देंगे 30,000 रुपीज़ और ये हमारे पास एप्लीकेशन के पैसे हो जाएंगे ख़त्म। चलें आगे। बिल्कुल सही सर। चलो अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट में हमें 4 रुपये के हिसाब से मंगाने, और 4 रुपये के हिसाब से मैंने क्या बोला, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है केवल फर्स्ट टाइम में हम इनके हिसाब से करेंगे और बाकी हमेशा आगे हमें जितने शेयर मार्केट में हमें इशू करने हैं उसके हिसाब से ही एंट्रीज पास होगी। तो 30,000 मल्टीप्लाई 4 तो 1,20,000 हमें चाहिए। 1,20,000 जिसमें से 30,000 हमारे पास एडवांस आए हुए पड़े हैं, वो लेस कर लो। अब हमें मार्केट से केवल 90,000 रुपीज़ चाहिए। मार्केट से कितने चाहिए? केवल 90,000 रुपीज़ चाहिए और बैंक में आ जाएंगे 90,000 रुपीज़। बैंक में इतने रुपए से अलॉटमेंट ड्यू होगा और 90,000 बैंक में आ जाएंगे। क्लियर है? फर्स्ट कॉल के लिए हमें कोई भी एंट्रीज वगैरह पास नहीं करनी, क्योंकि ये अभी तक हमारा रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि फर्स्ट कॉल की एंट्रीज करो। जब भी रिक्वायरमेंट होगा तो देखेंगे। तो इतना समझ में आया। चलो फटाफट इसकी जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, हम इसके हिसाब से सीधा ही कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन पे बैंक की एंट्री होगी, फिर इसको ट्रांसफर करने की एंट्री करूंगा। उसके बाद अलॉटमेंट में आ जाऊँ। अलॉटमेंट में पहले पैसे ड्यू करूंगा, फिर मैं बैंक की एंट्री पास करूंगा। केवल 4 एंट्री होने वाली है, पाँचवीं कोई एंट्री नहीं होगी। देखो सबसे पहले हम करेंगे एप्लीकेशन पे बैंक की एंट्री। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले बैंक में कितने पैसे आने वाले हैं? 1,50,000 रुपये, 1,50,000। उसके बाद मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। एप्लीकेशन अकाउंट में ये जो 1,50,000 है इसको कर दिया मैंने ट्रांसफर। क्लियर है यहाँ तक? अब सॉरी, सबसे पहले मैंने बैंक की एंट्री पास कर ली, अब इसको करूंगा मैं ट्रांसफर की एंट्री। तो इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में से पैसे निकालो वापस। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को करो डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को करो डेबिट 1,50,000 से,
और फिर टू, अब देखो ये जो 1,50,000 ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले जा रहे हैं टू कैपिटल में, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 90,000 रुपीज जाएंगे क्या कैपिटल में, ठीक है। 30,000 हमने कर दिया रिफंड, तो टू बैंक, पैसे जब आएंगे तो बैंक को डेबिट करेंगे और पैसे जब जाएंगे तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे 30,000। और फिर ये जो 30,000 रिमेनिंग है ये हम दे देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 30,000 रुपीज़ हम दे देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज हमने पास कर ली। अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट के पैसे पहले करो ड्यू, अलॉटमेंट के पैसे पहले ड्यू करने होते हैं और ड्यू करते हैं तो एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फुल अमाउंट से 1,20,000 से डेबिट कर दो इसको, 1,20,000 से इसको कर देंगे डेबिट और टू कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल को कर देंगे 1,20,000 से क्रेडिट। अब बैंक में पैसे आ रहे हैं क्या 90,000? बिल्कुल आ रहे हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज़ और फिर इसको कर दो टू। अच्छा ये जो बैंक में पैसे आ रही है किसके आ रहे हैं, एप्लीकेशन के अलॉटमेंट के या फर्स्ट कॉल के? सर अलॉटमेंट के, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना 90,000 रुपीज़। क्लियर है? देखो मैंने आपको क्वेश्चन चेक करने की एक टेक्निक बताई थी कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है। देखो क्या होता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट है 1,50,000 से, तो ये डेबिट भी 150 से होना चाहिए। तो देखो हमने डेबिट किया क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हमने डेबिट कर दिया 150 से, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ आगे, अलॉटमेंट की बात करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से 120 से, डेबिट कितने से 120 से, तो क्रेडिट भी 120 से होना चाहिए। तो देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट है यहाँ पे 90 से और यहाँ पे 30,000 से क्रेडिट है, 30 + 90 तो 120 से क्रेडिट है कि नहीं है? सर बिल्कुल 120 से क्रेडिट है और डेबिट भी 120 से है। ये क्वेश्चन अपना हो गया खत्म। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, एकदम क्लियर है? इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। जी सर। सर क्वेश्चन ने हमें जर्नल एंट्रीज पूछी और उसके बाद में इसने हमें बैलेंस शीट पूछी है। क्या पूछी है? बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट एक बार मैं आपको बता देता हूं। हम सीख रहे हैं बैलेंस शीट, मैं आपको ओवरव्यू बिल्कुल हल्का फुल्का जैसे कि इसका बैलेंस शीट का नॉलेज होता है वो देता हूं। उसके बाद हम जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, एक्चुअली चैप्टर नंबर 6 हमारे सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी हमें चैप्टर नंबर 6 को थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेना पड़ेगा। उसमें बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, मतलब कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें हमें दोबारा सीखनी पड़ेगी ताकि वो आगे के चैप्टर्स में भी काम आने वाली है। जैसे कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस, उनमें चैप्टर नंबर 6 का बहुत अच्छा रोल है, तो हमें चैप्टर नंबर 6 भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें मैं बताऊंगा बैलेंस शीट कैसे बनती है, लेकिन एक बार मैं आपको हल्का फुल्का व्यू उसका नॉलेज दे देता हूँ। देखो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट है, एज ऑन जो भी ईयर के एंड की डेट होगी, इसमें डेट नहीं दी हुई क्वेश्चन में, एज ऑन जो भी उसकी डेट होगी। उसके बाद यहाँ लिखते हैं नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का नाम होगा वो कंपनी का नाम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद में इसका बनता है पूरा फॉर्मेट। अच्छा ये जो बैलेंस शीट है ना, ये जो बैलेंस शीट है ना, ये हम बनाएंगे हमारे वर्टिकल फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में सर? वर्टिकल फॉर्मेट में। हमने 11th में सीखा था, 11th क्लास में, कि जो बैलेंस शीट होती है वो बनती है टी शेप में। ऐसे ही तो बनानी सीखी थी ना। यहाँ लिखते थे लायबिलिटी, यहाँ लिखते थे एसेट्स, यहाँ पे सारी लिखते थे लायबिलिटी, यहाँ लिखते थे सारी एसेट्स। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट या टी शेप में। आज हम सीख रहे हैं वर्टिकल शेप में, मतलब इसमें पहले हम लायबिलिटीज़ लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे एसेट्स। इसमें इस लेफ्ट राइट में कुछ भी नहीं होता, ये पूरा वर्टिकल बिल्कुल सीधा चलता है। ठीक है, स्ट्रेट चलेगा, जिसमें सबसे ऊपर ही ऊपर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स। उसके बाद में एक कॉलम होगा हमारा नोट नंबर का, फर्स्ट कॉलम होगा हमारा किसका? पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर्स।
उसके बाद में एक कॉलम होगा हमारा नोट नंबर का, नोट नंबर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम्स होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 2 कॉलम। एक होता है करंट ईयर का, एक होता है प्रीवियस ईयर का। कौन सा होता है? सर आज तक 11th में तो कभी ऐसा सीखा ही नहीं, बिल्कुल नहीं सीखा, ठीक है। लेकिन जो कंपनी की बैलेंस शीट्स होती है उसमें हमें हमारे प्रीवियस ईयर को कंपैरिजन में साथ करके दिखाना पड़ता है कि हमारे पिछले साल की फाइनेंशियल पोजीशन ये थी और इस साल की फाइनेंशियल पोजीशन ये है। तो उस केस में हमें यहाँ पे 2 कॉलम बनाने पड़ते हैं, प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का। बट आज मैं आपको केवल एक ही कॉलम से सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिख दो अमाउंट, एक ही कॉलम सिखा रहा हूँ बस, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर लिखा जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और वो कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता है, कैपिटल अल्फाबेट में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हमारे पास टोटल 4 मेजर हेड होते हैं, 4 बड़े हेड होते हैं, जिसमें से हमें आज 4 नहीं सीखने। आज मैं केवल आपको फर्स्ट हेड बताऊंगा, जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। फर्स्ट है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में भी हमारे पास टोटल 3 होते हैं, ए, बी और सी, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट का नाम है हमारे पास शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। बी और सी में नहीं सिखा रहा आज, ठीक है, क्योंकि बी में, अच्छा चलो मैं लिख देता हूं, ये जो पॉइंट नंबर बी है इसमें हम लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसको यहां से हटा देना बी और सी को। तो फर्स्ट होगा हमारा शेयर कैपिटल। अच्छा, इस शेयर कैपिटल में हम लिखते हैं कि हमने मार्केट में कितने शेयर्स को इशू किया है, मार्केट में हमने कितने शेयर्स को इशू किया है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अच्छा, अपन ने क्वेश्चन में कितने शेयर्स इशू किए? हमने किए हैं 30,000 शेयर्स इशू। तो यहाँ लिखो 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, 10 रुपीज ईच। और हमने इस 10 रुपए के शेयर में से अभी तक कितने रुपए मंगाए उनसे? हमने कितने रुपए मंगाए? 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए हमने अलॉटमेंट पे, तो 7 रुपीज पेड अप। तो यहाँ लिखो 10 रुपीज ईच, 7 रुपीज पेड अप, रुपीज 7 पेड अप, पेड अप, ठीक है। तो 30,000 इक्विटी शेयर थे 10 रुपए वाले, जिसमें से हमने अभी तक 7 रुपीज़ ही मंगाए हैं। तो देखो हमारे पास कितने रुपए आ जाने चाहिए? 30,000 मल्टीप्लाई 7, तो 2,10,000, 2,10,000 हमारे पास आ गए। क्लियर है यहाँ तक, या समझ में नहीं आया? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। चलो, ये तो था हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे हेड होते हैं, ठीक है। 4 मेजर हेड होते हैं, उसके बाद में और भी सब हेड होते हैं नीचे। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है सर? रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आता है, सारे के सारे जर्नल रिजर्व आते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसी में लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व भी इसी में लिखते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी इसी में लिखते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी इसी में लिखते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है धीरे धीरे समझ में आएगी आगे, अभी छोड़ो इसको। तो ये था हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी में, लेकिन मैं अभी इसकी लायबिलिटी साइड को क्लोज कर रहा हूँ। तो मेरे लायबिलिटी साइड का टोटल कितना है? 2,10,000, 2,10,000। ये पूरा हम सीखेंगे जब हम चैप्टर नंबर 6 में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नीचे, और अब हम एसेट साइड को देखते हैं। कौन सी साइड को? एसेट साइड को। एसेट साइड में ये था हमारा लायबिलिटी साइड। अब आते हैं हम एसेट साइड में। एसेट्स में मेरे पास केवल एक ही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ कैश। तो यहाँ लिखो कैश। एसेट्स में भी बहुत सारे हेड होते हैं, जैसे कि 2 मेजर हेड हो गए, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में भी टोटल 5 हेड है, और करंट एसेट्स में टोटल 6 हेड है। करंट एसेट्स में से एक हेड होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें आएगा कैश। तो कैश कितना है देखो, वो देखने के लिए हमें वापस पीछे आना पड़ेगा। सबसे पहले बैंक में कितने आए? 1,50,000। ये लो भाई, 1,50,000 बैंक में आ गए। 1,50,000 कहाँ आ गए? बैंक में आ गए। उसके बाद देखो मेरे पास दोबारा बैंक में पैसे आए क्या? यहाँ पे बैंक डेबिट हुआ है, और फिर यहाँ पे भी तो बैंक डेबिट हुआ है ना। कितने रुपए से? 90,000 से। ये 90,000 इसमें प्लस कर दो, ठीक है, ये इसमें प्लस हो जाएंगे। अब देखो बैंक क्रेडिट कहाँ कहाँ हुआ है, तो फर्स्ट एंट्री में कहीं क्रेडिट नहीं है, सेकंड एंट्री में बैंक को क्रेडिट किया 30,000 से, तो ये 30,000 हो जाएंगे माइनस, इसमें से 30,000 हो जाएंगे माइनस।
150 प्लस 90 240, 240 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 2,10,000। तो हमारे पास बैंक में कितने पड़े हैं, यहाँ होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें मेरे पास 2,10,000 पड़े हैं एसेट साइड में। ठीक है, अभी इस एसेट साइड को भी टोटल कर दो, एसेट साइड का टोटल आएगा 2,10,000। इस तरह से हमारे लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों इक्वल आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात, समझ आई क्या? ठीक है, तो ये थी हमारी बैलेंस शीट, जो मैंने आपको केवल छोटा सा ओवरव्यू दिया है बैलेंस शीट का, जबकि बैलेंस शीट पूरी एक पेज की बनती है। ठीक है ना, मैं सिखाऊंगा जब अपन चैप्टर नंबर 6 में चलेंगे। तो आज ये क्वेश्चन अपन ने देखा और हमने बैलेंस शीट भी सीखी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर, अच्छा आपको घर से एक होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, जो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको घर से करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको घर पे करना है, आप एग्जाम्पल करना, क्वेश्चन नंबर 4 करना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा कि हम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को अलग अलग इशू कर रहे हैं। ठीक है ना, सॉरी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को दोनों को एक साथ इशू कर रहे हैं। तो आप चाहो तो उन दोनों की कंबाइंड एंट्री कर सकते हो, चाहो तो दोनों की सेपरेट अलग अलग से एंट्री कर सकते हो। तो मेरी मानो तो पर्सनल सजेशन ये है कि एक बार आप चैप्टर सीख रहे हो, इसलिए आप एक बार अलग अलग एंट्रीज करना। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सिखा देता हूँ और उसका थोड़ा सा फॉर्मेट बना देता हूँ, आपको क्वेश्चन घर से करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बुक है ना सबके पास, निकालो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राखी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 20,000 रुपीज, 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच, 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच एंड 8,000 8% प्रेफरेंस शेयर। ये 8% इसका नाम है, इससे डर मत जाना कि ये क्या हो रहा है, ये प्रेफरेंस शेयर का नाम है केवल। ठीक है, तो ये 8,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं 100 रुपीज़ ईच के, सॉरी इसकी जो अथोराइज कैपिटल है वो है इतनी। अब इनमें से देखो मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो अपन ने अभी तक लिखा है ना क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी की जो अथोराइज्ड कैपिटल है वो टोटल है 20 लाख रुपीज़। टोटल कितनी है? 20 लाख रुपीज़। अब ये 20 लाख रुपीज़ भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है, दो तरह से। पहला तो उसने 12,000 इक्विटी शेयर है जो कि है 100 रुपीज़ के, तो ये हो गई 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज़। उसके बाद ये तो हो गया इक्विटी शेयर, उसके बाद उसके पास 8,000 100 रुपीज़ वाले क्या है, 100 रुपीज़ वाले उसके पास है 8% प्रेफरेंस शेयर, ये 8% उसका नाम है। क्लियर है, ये हो गया 8 लाख रुपीज़। तो इस तरह से टोटल उसकी जो अथोराइज्ड कैपिटल है वो है 20 लाख रुपीज़ की, 20 लाख रुपीज़ की उसकी अथोराइज्ड कैपिटल है। क्लियर है, अब कंपनी क्या ये सारे के सारे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इशू कर रही है या अलग अलग कर रही है? तो देखो उसके लिए इसने नीचे दोबारा लिखा है, नीचे इसने लिखा है 5,000 इक्विटी शेयर एंड 2,000 प्रेफरेंस शेयर, 2,000 प्रेफरेंस शेयर वर ऑफर्ड टू पब्लिक ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। वो 5,000 इक्विटी शेयर और 2,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है। ठीक है, तो मैं नीचे ही फॉर्मेट बना देता हूँ। 5,000 इक्विटी शेयर इशू करेगी 100 रुपये वाले, और 2,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी 100 रुपये वाले। क्लियर है, यह है अपने 8% प्रेफरेंस शेयर और यह अपने इक्विटी शेयर। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि इक्विटी शेयर पे पहले 25 रुपये मंगाएगी एप्लीकेशन पे, फिर अलॉटमेंट पे 25, फर्स्ट कॉल पे 25, सेकंड कॉल पे 25। तो मैं यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ठीक है, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25 रुपीज़, 25 रुपीज़, 25 रुपीज़। प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर पे 25, 45 और 30, 25, 45 और 30 रुपीज़। तो प्रेफरेंस शेयर की जो एप्लीकेशन होगी उस पर ये 25 रुपीज़ के हिसाब से मंगाएगा, अलॉटमेंट पे ये 45 रुपीज़ के हिसाब से, और फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज़। तो हो गए ना 100 रुपीज़। ये सेकंड कॉल नहीं कर रहा, याद रखना ये बात। ठीक है, सेकंड कॉल नहीं कर रहा, याद रखना ये बात। आगे चलो, एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 25, फर्स्ट कॉल पे 25, सेकंड कॉल पे 25, और इसका क्या हुआ, एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 25, 45 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना, 30 रुपीज़। चलो सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन पे
5000 मल्टीप्लाई 25, तो ये मंगाएगा 1,25,000 रुपीज़। तो पहले तो इसमें बैंक की एंट्री होगी, फिर पूरे के पूरे पैसे ट्रांसफ़र कर दोगे कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद यहाँ पे भी 1,25,000 होगा। 5000 शेयर मल्टीप्लाई 25, तो इतने रुपए से पहले ड्यू करोगे और फिर बैंक में पैसे मंगाओगे। यहाँ पे भी 1,25,000 और यहाँ पे भी 1,25,000 रुपीज़ पहले ड्यू करोगे इन तीनों केसेस में, फिर बैंक में मंगाओगे। ठीक है, एंट्री कर लोगे, इसकी अलग अलग एंट्रीज कर लेना। पहले इक्विटी शेयर्स की कर लेना, फिर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करना। ठीक है, तो देखो प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन पे 2000 मल्टीप्लाई 25, तो यहाँ पे सबसे पहले 50,000 रुपये 50,000 रुपीज़ बैंक में आएंगे और फिर इसको ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल में। उसके बाद अलॉटमेंट की बात आती है, तो अलॉटमेंट पे पहले बैंक की एंट्री आती है या ड्यू की एंट्री आती है? सर यहाँ पे पहले ड्यू की एंट्री आती है। तो 45 मल्टीप्लाई 2000, तो 90,000 से पहले करोगे ड्यू। पहले क्या करोगे? ड्यू करने के बाद में आपको करना है बैंक की एंट्री, तो बैंक पे पूरे 90,000 रुपीज़ आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में सबसे पहले आप 2000 मल्टीप्लाई 30, 60,000 से पहले अमाउंट ड्यू करोगे और ड्यू करने के बाद में पैसे है वो बैंक में आएंगे, तो बैंक की एंट्री करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। ठीक है, मैंने ओवरव्यू दे दिया है, बाकी आपको घर से क्वेश्चन करना है। एंट्रीज वगैरह सब कुछ आपको समझाई हुई है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हम बात करेंगे कॉल्स इन एरियर की। ठीक है, लगभग कल परसों और बस 1-2 क्लासेस और आएगी, फिर आपका शेयर्स का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी 3-4 क्लासेस और आएगी इस चैप्टर की, वो होगा डिबेंचर से रिलेटेड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।